नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव की। सोचिए, एक देश जो कल तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था, आज कैसे एक ग्लोबल सप्लायर बनने की दौड़ में शामिल हो गया है। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक ताकत की भी कहानी है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 23,622 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट। पता है, सिर्फ 10 साल पहले ये आंकड़ा 1,000 करोड़ से भी कम था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है। तो असल में कहानी का निचोड़ यही है, भारत का रोल पूरी तरह से बदल रहा है। पहले हम एक टॉप इंपोर्टर थे, अब हम एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बन रहे हैं। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बनाए हथियार दुनिया को बेच भी रहे हैं। पहला सेक्शन है खरीदार से निर्माता तक एक रणनीतिक बदलाव की कहानी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में ये जो इतना बड़ा नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका स्केल क्या है और इसके पीछे की सोच क्या रही है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी देखिए, 1.54 लाख करोड़ रुपए, ये भी उतना ही जरूरी है। ये है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के अपने स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम सिर्फ दुनिया को सामान नहीं बेच रहे, बल्कि अपनी सेनाओं के लिए भी देश के अंदर ही बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, विकास के इंजन को ईंधन। इस तेजी के पीछे के आंकड़े। तो अब ये समझते हैं कि कौन से नंबर्स और कौन सी पॉलिसीज हैं जो इस ग्रोथ इंजन को फ्यूल कर रही हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्या वजह है इस तेजी के पीछे। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है ये नंबर, 7.84 लाख करोड़ रुपए। ये है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए हमारा रिकॉर्ड डिफेंस बजट। सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो साफ साफ दिखाता है कि ये सेक्टर देश के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। अब इस बड़े बजट के अंदर भी ये वाला हिस्सा देखिए, 2.19 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल आउटले। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो सीधे सीधे हमारी सेना के मॉडर्नाइजेशन और नए इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च होता है। और यही वो पैसा है जो घूमकर वापस इंडस्ट्री तक पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि इस कैपिटल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75% सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीदारी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का सीधा सीधा असर है। जाहिर है, इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ सरकार के भविष्य के लक्ष्य भी साफ हैं। टारगेट है कि 2029 तक हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ रुपए तक। तो ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, सरकार इसे और भी आगे ले जाने का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान लेकर चल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मजबूत ऑर्डर बैकलॉग। इसका मतलब ये है कि देश की जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या मझगांव डॉग, इनके पास अगले कई सालों के ऑर्डर पहले से ही बुक हैं। इससे होता ये है कि अगले 5 से 10 साल तक के लिए इनका रेवेन्यू लगभग पक्का हो जाता है, जो इन्हें एक बहुत ही स्टेबल बेस देता है। और देखिए, ऐसा सिर्फ सरकार ही नहीं सोच रही है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स भी इस सेक्टर को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये जो टर्म है ना, स्ट्रक्चरली ओवरवेट, इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये सेक्टर लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत ग्रोथ दिखाएगा। अनुमान है कि 2030 तक ये सेक्टर हर साल 12 से 15% की रफ्तार से बढ़ सकता है। अगला सेक्शन है इस तेजी में निवेश, इस ग्रोथ स्टोरी तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब तक हमने ग्रोथ की कहानी तो समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि इस इकोनॉमिक ट्रेंड का हिस्सा बनने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। इसका एक तरीका है थीमैटिक फंड्स। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ होते हैं जो किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने के बजाय डिफेंस जैसी किसी एक खास थीम या सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों में एक साथ निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। स्क्रीन पर कुछ जाने माने निवेश के विकल्प देख सकते हैं। इनमें पैसिव फंड्स हैं जो पूरे डिफेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को कॉपी करते हैं, और एक्टिव फंड्स भी हैं जिन्हें फंड मैनेजर्स अपनी सूझबूझ से चलाते हैं।
ये बस बाजार में मौजूद कई विकल्पों में से कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जोखिमों को समझना, एक आवश्यक सावधानी। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कहानी बिना रिस्क को समझे हमेशा अधूरी रहती है, इसलिए इस हिस्से पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये निवेश का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। मतलब सिर्फ इसलिए कि किसी सेक्टर ने पहले बहुत अच्छा काम किया है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आगे भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा। इस सेक्टर में निवेश के साथ कुछ खास रिस्क भी जुड़े हैं। पहला, ये स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। दूसरा, क्योंकि ग्रोथ की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि कंपनियों के शेयर काफ़ी महंगे यानी ओवर वैल्यूड हों। शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन मतलब गिरावट भी आ सकती है। इसलिए आमतौर पर ऐसे निवेश के लिए लंबी अवधि यानी 5 साल से ज़्यादा का होराइजन रखने की सलाह दी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। तो हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, और अगर जरूरत महसूस हो तो किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। तो संक्षेप में कहें तो भारत की डिफेंस यात्रा एक ऐसी कहानी है जहां देश की स्ट्रेटेजिक ताकत अब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक अवसर में बदल रही है। ये आत्मनिर्भरता और ग्लोबल एम्बिशन का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि क्या डिफेंस सेक्टर में आया ये रणनीतिक बदलाव सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की तेजी है, या फिर ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक नया और मजबूत पिलर साबित हो सकता है। सोचने वाली बात है।